नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोब्स क्लासेस पर। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि अकाउंटेंसी के कंपनीज अकाउंट के टॉपिक इशू ऑफ शेयर से है। आज 34 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आने वाले इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जिस भी बोर्ड्स के हों, उन सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें और अपने आप को भी जज करें कि आपको इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपका तैयारी कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़, एक कंपनी का खाली स्थान होता है। एक कंपनी का क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी का जो स्थायित्व होता है, एक कंपनी जो है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना। मतलब कंपनी में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का मौत हो जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, फिर भी इस कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है, अस्थायी जीवन रहता है, सीमित दायित्व होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त पूंजी कंपनी, अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। तो संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होता है? तो संयुक्त पूंजी कंपनी एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। तो यह एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑनर ऑफ द कंपनी। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, कंपनी के वो क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। तो एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज। तो एक कंपनी में सदस्यों को जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है। मतलब उसका जो दायित्व है वो कंपनी के प्रॉपर्टी पर ही सीमित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डेज ऑफ द शेयर अलॉटेड टू हिम। कहने का मतलब क्या है? कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसे आवंटित अंशों के खाली स्थान तक सीमित होता है। तो एक जो अंशधारी होते हैं उनका जो लाइबिलिटी होता है, उनका जो दायित्व होता है वो फेस वैल्यू तक ही सीमित होता है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आप भी साथ साथ में आंसर देते चलें ताकि आपको पता चले कि आप सही आंसर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो नंबर होते हैं सदस्यों का वो होता है 200। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो उसमें 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, अंशधारियों को कंपनी से मिलता है। तो जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी से क्या मिलता है? तो उनको कंपनी से डिविडेंड मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा लाभांश डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, अ कंपनी में इशू। तो एक कंपनी किन किन शेयरों का इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ, है ना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो एक कंपनी जो है इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2009 और 11 में रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पूर्वाधिकार अंशधारियों को। तो जो फिक्स दर से, एक फिक्स्ड रेट से जो डिविडेंड दिया जाता है वो दिया जाता है आपका पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं उनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वाधिकार अंशधारियों को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब जब कंपनी का समापन होगा तभी मांगा जाता है, तो उस पूंजी को क्या कहते हैं, है ना? उस पूंजी के भाग को क्या कहते हैं? तो उस पूंजी के भाग को कहते हैं हम संचित पूंजी, है ना, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रतिफल में जारी किए गए अंशों को कहते हैं। तो जो बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसके किस प्रकार का शेयर कहते हैं? तो वो जो शेयर होता है उसे हम कहते हैं स्वीट समता अंश, या हम स्वीट इक्विटी शेयर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अ कंपनी में इशू द शेयर्स। तो कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है कैसे? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बाय ऑल द एबव। तो एक कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन तीनों के लिए किया जा सकता है। अंशों के निजी विक्रय द्वारा भी किया जा सकता है, सार्वजनिक निर्गम द्वारा भी किया जा सकता है, और कंसिडरेशन के लिए भी किया जा सकता है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाय ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि का कुल निर्गमन का डेस निर्धारित कर दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट ऑफ द इशूड अमाउंट। तो कहने का मतलब ये है, कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम जो अभिदान है, जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, वो कम से कम कितना हो सकता है? तो वो जो कम से कम है वो 90% हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर इज सी, 90% कम से कम होना चाहिए। जो भी एक कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है उसका 90% होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंश आवेदन पत्र खाता किस प्रकृति का होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, किस प्रकार का नेचर होता है इसका? रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, नन ऑफ दी एबव। तो ये जो होता है ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर होता है कोई ना कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य के खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डॉट ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। कहने का मतलब है जो एप्लीकेशन मनी है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए, है ना? कितना से? 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब जो एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट मनी है, जो इंस्टॉलमेंट में हम लेते हैं पैसा एक कंपनी के द्वारा, तो जो एप्लीकेशन का पैसा होता है, एप्लीकेशन का मनी होता है, वो 25% से कम नहीं होना चाहिए, यही बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है। तो जो अंश आवंटन खाता है वो क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज क्या है? तो इस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट ही होता है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है।
तो ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज, तो अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम क्या है? तो अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम ना प्रॉफिट है, ना इनकम है, ना रेवेन्यू रिसिप्ट है, बल्कि यह पूंजीगत लाभ होता है। क्या होता है? ये पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल गेन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों की प्रीमियम की अधिकतम सीमा होती है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, मतलब जो हम शेयर को एक कंपनी के द्वारा अंशों को जो प्रीमियम पर इशू किया जाता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना परसेंट प्रीमियम पे निर्गमन किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते का प्रयोग किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, ऑप्शन है आपका पेइंग टैक्स लाइबिलिटी, पेइंग डिविडेंड ऑन शेयर्स, अलाउिंग डिस्काउंट ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। नेक्स्ट है अंशों अथवा ऋण पत्रों के निर्गमन की लागत को पूरा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अंशों अथवा ऋण पत्रों के निर्गमन की लागत को पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिभूति प्रीमियम संचय की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। तो इसका जो यूटिलाइज किया जा सकता है, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है, इसके लिए भी किया जा सकता है। इशूइंग बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इसके लिए भी हो सकता है। बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, इसके लिए भी किया जा सकता है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? अब आपको बताना है फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। किसके लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है? तो आप पढ़ चुके हैं, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। बाकी हम लोग जान ही रहे हैं, बायबैक ऑफ ऑन शेयर के लिए होता है, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस के लिए भी होता है, एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर शुड बी शोन ऑन द, तो कहाँ दिखाना चाहिए? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो अंश निर्गमन पर प्रीमियम को दिखाया जाना चाहिए। जो अंश निर्गमन हम करते हैं, शेयर का इशू करते हैं, जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसको कहाँ दिखाना चाहिए? तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सममूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? द अमाउंट रिसीव ओवर एंड अबव द पार वैल्यू इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। कहने का मतलब क्या है, सममूल्य से अधिक पर, एट पार से अधिक। यदि कोई कंपनी अंशों का निर्गमन कर रहा है और उससे अधिक मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, जैसे 10 रुपये वाला शेयर है और उसे हम 12 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो उस 2 रुपये जो अधिक है उसको क्या बोला जाता है, या उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो उसे प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। तो अंश पूंजी की वास्तविक राशि क्या है? आपको बताना है अंश पूंजी की वास्तविक राशि क्या है। तो अंश पूंजी की वास्तविक राशि है चुकता पूंजी, जिसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है।
कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर। तो ये जो है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 के अनुसार बनाया जाता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। पार्ट याद रखना है, पार्ट नंबर 1 ऑफ द शेड्यूल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संचित पूंजी का अर्थ है। रिजर्व कैपिटल मीन्स, तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है, संचित पूंजी का अर्थ क्या है? द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अयाचित पूंजी का प्रार्थित भाग मतलब द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारियों के लिए लाभांश है। तो अंशधारियों के लिए लाभांश क्या है? डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स आर, क्या है? पेबल टैक्स अमाउंट है, टैक्स फ्री अमाउंट है, इंटरेस्ट है, नन ऑफ दीज है। तो ये जो आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बी। ये एक करमुक्त राशि होता है, इस इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, मतलब टैक्स फ्री अमाउंट होता है। जो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को वो टैक्स फ्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है। कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज्ड मैक्सिमम एट। कहने का मतलब क्या है कि अदत्त याचना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम, कितना इंटरेस्ट लिया जा सकता है? अगर बकाया राशि है तो उस पर कितना चार्ज लिया जा सकता है? तो वो लिया जा सकता है आपका 10%। चलिए 10%। देखिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2013 में, तो इसे ये VVI क्वेश्चन में इसको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदत्त याचनाओं की राशि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज। तो जो अमाउंट कॉल्स इन एरियर अमाउंट जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है? तो कहाँ जोड़ी जाती है? एडेड टू शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शोन ऑन द एसेट साइड, शोन ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। ये अंश पूंजी में घटाई जाती है, ठीक है। जो कॉल्स इन एरियर होता है उसको अंश पूंजी से घटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा अग्रिम याचनाओं पर अधिकतम ... की दर से ब्याज दिया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कंपनी कैन पे मैक्सिमम डिस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दिया जा सकता है कॉल्स इन एडवांस पे? जो हमें पहले ही अग्रिम में राशि मिल जाता है उस पर 12% की दर से इंटरेस्ट दिया जा सकता है। राइट आंसर इज ए। अग्रिम याचनाओं की राशि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज क्या है? एडिड टू शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शोन ऑन द एसेट साइड, शोन ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड। तो जो कॉल्स इन एडवांस होता है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो पहले ही अमाउंट एडवांस में दे देता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी होता है और इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशरण खाते को चिट्ठी में दर्शाया जाता है। जो अंशरण खाता होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है, उस अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? तो गैर चालू दायित्व के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए गलती से ए लिखा गया है। चालू दायित्व के साथ करेंट लायबिलिटीज, सामान्य कोष के साथ जनरल रिजर्व, चुकता पूंजी के साथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए यहाँ थोड़ा सीरियल में दिक्कत हुआ है, थोड़ा गलती हुआ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसको आप सी बोल सकते हैं, लेकिन सी की जगह पे डी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ऑप्शन याद रखें, पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंश खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। तो अंश खाते को चिट्ठे में क्या दर्शाया जाता है, कहाँ दर्शाया जाता है? तो पेड अप कैपिटल, है ना। जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल में दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अंशों का समानुपात आधार पर आवंटन किया जाता है। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड व्हेन देयर इज, कब अंशों का समानुपात आधार पर मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट कब किया जाता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, जितने एक कंपनी के द्वारा जितना शेयर का इशू किया जाता है उससे अधिक के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, तब प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, तो इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। कहने का मतलब क्या है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, तो क्या घट जाती है ये आपको बताना है, ठीक है, क्या घट जाती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पेड अप कैपिटल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड अप कैपिटल हो जाता है, ठीक है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, मतलब अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, तो चुकता पूंजी जो है पेड अप कैपिटल वो घट जाती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हेल्पफुल हो सके। क्योंकि ये 34 क्वेश्चन का जो मैंने सीरीज़ दिया है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, तो 100% ये आपको याद हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।